है टरबाइन। ठीक है, कंडेंसर तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, स्टीम हीटिंग रेट ये भी हो चुका है। अब आज टरबाइन डिस्कशन करेंगे और कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूल एंड, ठीक है, सब सिस्टम क्या क्या थर्मल पावर प्लांट में कौन कौन सा सब सिस्टम होता है। देन फ्यूल एंड एश हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है, ड्रॉट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो कल के क्लास में एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि इतना पॉइंट कवर हो। सब सिस्टम ऑफ पावर प्लांट, फ्यूल एंड एश हैंडलिंग सिस्टम। उसके बाद एक क्लास लगेगा और हमें ड्रॉट एंड फीड वाटर ट्रीटमेंट, और एक क्लास लगेगा बाइनरी साइकिल एंड को जनरेशन सिस्टम। ठीक है, तो तीन क्लास और तीन क्लास, ये चार क्लास हो जाएगा। चार क्लास में अगले वीक में समझो ये अपना फिनिश हो जाएगा फर्स्ट मॉड्यूल। ठीक है, तो टरबाइन का आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। टरबाइंस पढ़ना है सिलेबस में। ठीक है, ये शेयर हो गया स्क्रीन। ठीक है, तो स्टीम टरबाइन के बारे में डिस्कशन करते हैं। स्टीम टरबाइन क्या होता है? जो थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन्स यूज होते हैं पावर जनरेशन के लिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टीम टरबाइन। सो स्टीम टरबाइन एक प्राइम मूवर है। ठीक है, इज अ प्राइम मूवर इन विच पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टीम के पास, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? काइनेटिक एनर्जी में। अब काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्जन होता है वो आगे हम लोग देखेंगे। एंड देन उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, जो स्टीम की काइनेटिक एनर्जी है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है यहाँ पे? रोटेशन ऑफ टरबाइन शाफ्ट। ठीक है, रोटेशन ऑफ टरबाइन शाफ्ट मीन्स, इसको हम बोलते हैं शाफ्ट पावर। शाफ्ट पावर बोल सकते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है? शाफ्ट पावर। ठीक है, जो टरबाइन की शाफ्ट रोटेट होने लगती है, अब उस रोटेटिंग शाफ्ट पे आप कोई चीज भी फिट करो, जैसे अल्टरनेटर फिट कर दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। उसको किसी और काम में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है शाफ्ट पावर ऑफ टरबाइन। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो स्टीम की होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगी? सो हमें एक नोजल यूज करना होगा। ठीक है, नोजल में क्या होता है? नोजल में क्या होता है? प्रेशर एनर्जी रिड्यूस होती है एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, मीन्स टोटल जो एनर्जी है स्टीम का, पोटेंशियल एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, सो एट द आउटलेट ऑफ नोजल, नोजल के आउटलेट पे जो स्टीम की वेलोसिटी होगी वो वेरी हाई होगी। सो वेरी हाई स्टीम जाकर क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा टरबाइन के ब्लेड को, एंड उसकी वजह से क्या होगा? टरबाइन के ब्लेड पे फोर्स अप्लाई होगा, टॉर्क जनरेट होगा एंड टरबाइन का शाफ्ट रोटेट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जो स्टीम है वो थ्रू नोजल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। देन टरबाइन के मदद से हमने क्या किया? टरबाइन ब्लेड के मदद से उस काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम को कन्वर्ट किया मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी मींस शाफ्ट पावर ऑफ टरबाइन, रोटेशन ऑफ टरबाइन शाफ्ट। ठीक है, तो स्टीम टरबाइन एक प्राइम मूवर है जो क्या करता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम को काइनेटिक एनर्जी में, एंड देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम को
मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ टरबाइन शाफ्ट में कन्वर्ट करता है। So steam turbine start किया हमने। हाँ देखो सिलेबस में अपना टरबाइन पढ़ना है। यहाँ पे देखो सिलेबस शेयर करता हूँ मैं। ठीक है, अभी हमने कौन कौन सा पॉइंट कवर किया हुआ है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट हो गया है, रैंकिन साइकिल हो गया है, उसका मॉडिफिकेशन, लेआउट ऑफ मॉडर्न पावर प्लांट हो चुका है, सुपर क्रिटिकल बॉयलर, एफपीसी बॉयलर लास्ट लेक्चर में हमने कन्वर्ट यानी डिस्कशन किया था। उसके बाद कंडेंसर लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया है। आज ये टरबाइन कवर कर रहे हैं, ठीक है। एंड स्टीम हीटिंग रेट तो उसी में बता दिया था मैंने, 3600 बाई ये जो फॉर्मूला होता है स्टीम हीटिंग रेट, शाफ्ट पावर जनरेशन जो होता है, ठीक है। तो 3600 बाई स्टीम, वो उसको स्टीम रेट या स्टीम मैन हीटिंग रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट कवर हो चुका है। अब सिर्फ बचा कितना है, टरबाइन आज डिस्कस कर लेंगे तो 4 क्लास और लगेगा। और ये सब सिस्टम ऑफ थर्मल पावर प्लांट एक और फिर से फ्यूल एंड एश हैंडलिंग सिस्टम, ये एक क्लास में इतना पॉइंट डिस्कस हो जाएगा। उसके बाद ब्रॉड एंड फीड वाटर सिस्टम एक क्लास में डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है, फीड वाटर ट्रीटमेंट का। और एक क्लास लगेगा हम लोग को बाइनरी साइकिल एंड को जनरेशन सिस्टम। तो पहला ये टॉपिक थोड़ा ज्यादा बड़ा था, सेकेंड मॉड्यूल छोटा है, 4 ही लेक्चर है, ये फटाक से हो जाएगा, ठीक है। गैस टरबाइन के बारे में पढ़ना है यहाँ पे, गैस टरबाइन कंबाइंड साइकिल उसका, देन ब्राइटन साइकिल एंड उसी पे न्यूमेरिकल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये छोटा चैप्टर है। उसके बाद फिर ये थोड़ा इसमें बड़ा है, मीन्स ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, न्यूमेरिकल भी लेंगे तो टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है टरबाइन। टरबाइन के बारे में आप कौन से टरबाइन के बारे में पढ़ना है। टरबाइन तो बहुत सारे तरह के होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में होते हैं। लेकिन देखो बेसिक टाइप का जो टरबाइन होता है, 2 ही टरबाइन है, एक इम्पल्स टरबाइन होता है और एक रिएक्शन टरबाइन होता है। चाहे वो तुम हाइड्रो पावर प्लांट में यूज करो या स्टीम पावर प्लांट में यूज करो, ठीक है, किसी भी पावर प्लांट में हम यूज करेंगे। 2 टाइप की मेन टरबाइन है, इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इस पे क्वेश्चन आप लोग को देखो, टरबाइन पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा क्योंकि टरबाइन एक पूरा एक सेपरेट चैप्टर होता है, इम्पल्स टरबाइन एक चैप्टर होता है, रिएक्शन टरबाइन एक चैप्टर होता है। यहाँ एक टॉपिक है, ठीक है, एक मॉड्यूल का एक टॉपिक है। तो सिर्फ यहाँ पे हमें उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। क्वेश्चन भी पूछेगा तो ये पूछ सकता है स्टीम टरबाइन कितने तरह का होता है, या इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन में डिफरेंस बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। टरबाइन होता क्या है, तो सिर्फ यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन है। आप लोग ये पढ़े हो हाइड्रोलिक मशीन। हेलो, हेलो, यस सर। हाइड्रोलिक मशीन में क्या पढ़े थे, डिफरेंट टाइप ऑफ टरबाइन। टरबाइन, पंप, कंप्रेसर। कंप्रेसर नहीं सर, टरबाइन और पंप ही पढ़े थे सिर्फ। पंप, कॉम्प्रेसर, टरबाइंस वगैरह पढ़ना, कॉम्प्रेसर नहीं रहा होगा लेकिन पंप रहा होगा ना, पंप रहा हाँ होगा, सर। सेंट्रीफ्यूगल पंप वगैरह, ठीक है। उसके बाद टरबाइंस पढ़ना था, डिफरेंट टाइप ऑफ टरबाइन। हाइड्रोलिक। हाँ हेलो, हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ तो उसमें वो बहुत ही डिटेल में कवर किया गया था ना टरबाइंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे टरबाइन के बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अगर आप वहां पे पढ़े हो तो इजीली यहाँ पे उसी का जस्ट इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन मींस टरबाइन का बेसिक इंफॉर्मेशन पूछा जा सकता है। कितने तरह के टरबाइन होते हैं, इम्पल्स टरबाइन के कौन कौन सा टाइप है, रिएक्शन टरबाइन के कौन कौन सा टाइप है। तो इस टाइप का यानी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी जनरेट हो सकता है। या डिफरेंस पूछ सकते हैं दोनों में, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन में डिफरेंस क्या होता है।
तो यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको नहीं पूछे, आपने वेलोसिटी ट्रायंगल वगैरह पढ़ा था ना उसमें। हाँ सर। हाँ, तो उस टाइप के न्यूमेरिकल यहाँ पे टरबाइन पे नहीं आएंगे। ठीक है। ओके, कंटिन्यू करें। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन, मेनली ये दो टाइप का टरबाइन हमें स्टीम टरबाइन में या हाइड्रोलिक टरबाइन में भी आपने पढ़ा होगा, इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। तो यहाँ पे भी इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन होता है। इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, वी यूज नोजल, है ना। नोजल में हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम जो है कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम जो है वो थ्रू टरबाइन किस में कन्वर्ट किया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी मीन शार्प पावर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है ना। So in impulse turbine, steam coming out through fixed nozzle at very high velocity strike the blade fixed on periphery of rotor, and blade change the direction of steam flow without changing its pressure. यहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं होगा, प्रेशर जो होगा जो भी उसके अंदर टरबाइन के अंदर प्रेशर मेंटेन किया जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। मीन्स आप दो प्रेशर लिमिट जानते हो, एक बॉयलर की प्रेशर होती है, बॉयलर से जो स्टीम जनरेट हो रही है वो P1 प्रेशर है, एंड जिस प्रेशर पे स्टीम को एक्सपैंड किया जाएगा वो प्रेशर कौन सा है, कंडेंसर प्रेशर। ठीक है, तो ये दो प्रेशर लिमिट है। रैंकिन साइकिल में आपने देखा होगा दो प्रेशर लिमिट होती है, P1 एंड PB, जिसको बैक प्रेशर या कंडेंसर प्रेशर बोलते हैं। तो स्टीम को डायरेक्टली एक्सपैंड कर दिया गया मीन्स थ्रू नोजल, तो किस प्रेशर पे आ जाएगा, बैक प्रेशर पे मीन्स कंडेंसर प्रेशर पे स्टीम होगा, यानी एक्सपैंड किया जाएगा टरबाइन के अंदर, एंड देन वेरी हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा जाकर ब्लेड पे, तो ब्लेड पे फोर्स अप्लाई होगा। एंड ये किस टाइप का फोर्स होगा, इसको हम इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, है ना। इम्पल्सिव फोर्स मीन्स इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम को इम्पल्स बोलते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, है ना। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बोला जाता है फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ होगी। तो न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है जो फोर्स बॉडी पे अप्लाई होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। एंड जब फोर्स dt से स्मॉल टाइम से आप फोर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या होता है, इम्पल्स। ठीक है, सो इम्पल्सिव फोर्स होता है। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, एंड ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम के। तो जब स्टीम जाकर स्ट्राइक करेगा ब्लेड पे तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा, एंड ठीक है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल क्या होगा, इम्पल्स। तो यहाँ जो भी फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा, इम्पल्सिव फोर्स होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स टरबाइन। द फोर्स ड्यू टू चेंज ऑफ मोमेंटम कॉज द रोटेशन ऑफ टरबाइन, एंड इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, डी लेवल टरबाइन होता है, कर्टिस, रेट्यू टरबाइन, ये सारे इम्पल्स टरबाइन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, देन रिएक्शन टरबाइन है। इन रिएक्शन टरबाइन steam expands both in fixed and moving blade continuously as the steam passes over them. देखो रिएक्शन टरबाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट। इम्पल्स टरबाइन तो सिंपल हुआ कि आपने एक नोजल लगाया, नोजल से स्टीम एक्सपैंड कराया, तो क्या होगा, नोजल उसका प्रेशर घटा देगा एंड वेलोसिटी बढ़ा देगा। ठीक है, तो हाई वेलोसिटी स्टीम जाकर स्ट्राइक किया ब्लेड पे, उसकी वजह से फोर्स अप्लाई हो। रिएक्शन टरबाइन में हम यहाँ पे कोई नोजल यूज नहीं करते हैं, रिएक्शन टरबाइन में कोई नोजल यूज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन टरबाइन में फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड, सीरीज ऑफ फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड होते हैं। ठीक है, उसमें प्रेशर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाता है। समझ में आ रहा है।
हेलो इसके डायग्राम में मैं दिखाऊंगा आप लोग को। सो इतना समझो कि रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, प्रेशर को भी हम यूज करते हैं। मींस रिएक्शन फोर्स क्या होता है, रिएक्टिव फोर्स इसको बोलते हैं। रिएक्टिव फोर्स ब्लेड पे एक्ट होता है एंड उस रिएक्टिव फोर्स की वजह से क्या होता है, ब्लेड रोटेट होना स्टार्ट होता है। मींस रिएक्टिव फोर्स की वजह से यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा, इम्पल्सिव फोर्स की वजह से नहीं होगा, चेंज इन मोमेंटम की वजह से नहीं होगा। तो रिएक्टिव फोर्स होता क्या है, रिएक्टिव फोर्स होता है प्रेशर डिफरेंस ऑन बोथ साइड ऑफ टरबाइन ब्लेड। टरबाइन ब्लेड के बोथ साइड में अगर प्रेशर डिफरेंस रहेगा, मान लीजिए एक साइड में ब्लेड के एक साइड में प्रेशर ज्यादा है एंड दूसरे साइड में प्रेशर कम है, तो फोर्स किधर अप्लाई होगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फोर्स अप्लाई होगा। ये समझ में आया। एक ब्लेड है, मान लीजिए आप खड़े हैं और आपके पीछे में प्रेशर ज्यादा है, आपके आगे में प्रेशर कम है, तो आप किधर पुश होंगे, आगे की तरफ पुश होंगे। तो उसी तरह यहाँ पे होता है रिएक्शन टरबाइन में। जो रिएक्शन टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं, यहाँ पे हम कोई नोजल यूज करके हम स्टीम को एक्सपेंड नहीं करा रहे, डायरेक्टली स्टीम को किसके, ब्लेड के थ्रू एक्सपेंड करा रहे। एंड स्टीम जब एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा मूविंग ब्लेड के अराउंड। तो एक साइड में प्रेशर ज्यादा हो, एक साइड में प्रेशर कम होगा, ठीक है। एंड उसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस रिएक्टिव फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन टरबाइन कभी भी टोटल रिएक्टिव फोर्स नहीं होता है, यहाँ पे कभी भी 100% रिएक्टिव फोर्स नहीं होता है। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी भी होगी, तो उसकी वजह से मोमेंटम भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन टरबाइन हमेशा क्या होता है, 50% रिएक्शन टरबाइन की हम बात करते हैं। मींस 50% यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टिव फोर्स लगता है ब्लेड पे एंड 50% लगता है इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। So in reaction turbine, steam expand in fixed and moving blade continuously. As a steam passes over them, pressure drop occur continuously over both moving and fixed blade, है ना। According to the number of pressure stages, single stage में आप प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं या मल्टी स्टेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। टरबाइन आर मोस्टली यूज फॉर ड्राइविंग सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर ब्लोअर, उसके लिए सिंगल स्टेज है। देन मल्टी स्टेज impulse and reaction turbine, they are made in wide range of power capacity varying from small to large. Axial and radial, ये फ्लो का टाइप है। मींस स्टीम का फ्लो किस तरह से होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा या एक्सियल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यानी टरबाइन शाफ्ट जो है उसका जो एक्सिस है, उस एक्सिस के अलोंग अगर स्टीम का फ्लो हो रहा है तो उसको हम एक्सियल टरबाइन बोलते हैं। एंड रेडियल डायरेक्शन में ब्लेड के, यानी ब्लेड के डायरेक्शन में समझो, रेडियल डायरेक्शन कैसा होगा, एक सर्कल है तो सर्कल का सेंटर से रेडियस के डायरेक्शन में जो फ्लो होगा, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, शाफ्ट है, शाफ्ट का सेंटर, शाफ्ट पे पूरा ब्लेड माउंटेड है, तो ब्लेड के डायरेक्शन में जो फ्लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल। तो स्टीम फ्लो इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ टरबाइन, ठीक है। और इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ टरबाइन वो होगा एक्सियल, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ टरबाइन वो हो गया रेडियल। उसके बाद अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शाफ्ट है, सिंगल शाफ्ट, मल्टी शाफ्ट, ठीक है। इतना यहाँ पे डिटेल में नहीं जाते हैं हम लोग, डायरेक्टली पूछते हैं। अकॉर्डिंग टू हीट ड्रॉप, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू हीट ड्रॉप मीन्स स्टीम टरबाइन में क्या होती है, हीट ड्रॉप होती है, स्टीम की इंथैल्पी ड्रॉप होती है, ठीक है। एंड उस इंथैल्पी ड्रॉप की वजह से ही क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में स्टीम जो इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी का फॉर्मूला एक आप देखे होंगे नोजल का, तो उसमें चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू होता है √ΔH इज इक्वल टू C2। मीन्स आउटलेट ऑफ जो नोजल का आउटलेट पे वेलोसिटी होगी इंथैल्पी ड्रॉप के इक्वल होती है।
ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप बताया उसमें अकॉर्डिंग टू हीट ड्रॉप में। सो कंडेंसिंग टर्बाइन विथ जनरेटर, in this turbine steam at a pressure less than atmospheric is directed to condenser and steam is also extracted from intermediate stage for feed water heating. Latent heat of exhaust steam during the process of condensation is completely lost in this turbine. ठीक है, ये सब टाइप आप लोग एक बार रीड कर दीजिए, ये मैं शेयर कर दूंगा। अकॉर्डिंग टू स्टीम कंडीशन एट इनलेट टू द टर्बाइन, ये प्रेशर के बेसिस पे है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर। प्रेशर रेंज लेस देन 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो उसको हम लो प्रेशर टर्बाइन बोलते हैं। लेस देन 40 होगा अप टू 40 मीडियम प्रेशर। देन सुपर क्रिटिकल जो टर्बाइन होती है वो 225 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है, एंड हायर उससे ज़्यादा प्रेशर पे अगर ऑपरेट करता हो तो वो सुपर क्रिटिकल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज इन इंडस्ट्री, स्टेशनरी टर्बाइन विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ रोटेशन, ठीक है, दिस टर्बाइन आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर ड्राइविंग अल्टरनेटर। स्टेशनरी टर्बाइन विथ वेरिएबल स्पीड, टर्बो ब्लोअर, एयर सर्कुलेटर पंप। नॉन स्टेशनरी में स्टीमर्स हो गया, शिप्स हो गया, रेलवे लोकोमोटिव्स का। एडवांटेज, थर्मल एफिशिएंसी हायर होती है। ठीक है, ये एडवांटेज वगैरह आप लोग देखिएगा इसको। कंपाउंडिंग वगैरह यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ टरबाइन का टॉपिक दिया है, तो कंपाउंडिंग वगैरह यहाँ पे नहीं पूछेगा। ठीक है, बट कंपाउंडिंग शायद आप लोग पढ़े होंगे, स्टीम टरबाइन पढ़े होंगे। तो कंपाउंडिंग क्या होती है? 3 टाइप की कंपाउंडिंग होती है। ये मेथड टू रिड्यूस द रिड्यूसिंग रोटर स्पीड, जो टरबाइन के शाफ्ट की स्पीड है उसको रिड्यूस करने के लिए कंपाउंडिंग मेथड यूज किया जाता है। जब आप स्टीम को एक्सपैंड करते हो थ्रू नोजल, ठीक है, तो जो स्पीड ऑफ टरबाइन होती है वो 30,000 आरपीएम, ठीक है, 30,000 आरपीएम हो जाती है। तो 30,000 आरपीएम से आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे, यानी अगर टरबाइन का शाफ्ट जो है 30,000 आरपीएम पे रोटेट हो रही है तो उससे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके शाफ्ट पे हमें अल्टरनेटर फिट करना होगा, अल्टरनेटर पावर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अल्टरनेटर को कैसे हम कनेक्ट करेंगे? 30,000 आरपीएम पे अगर शाफ्ट टरबाइन की शाफ्ट रोटेट हो रही है तो अल्टरनेटर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे? कोई बता सकते हो इसमें? हेलो, हेलो, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। देखो इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे टरबाइन, इसमें क्या होता है कि जब स्टीम को एक्सपैंड करते हो टरबाइन के अंदर तो टरबाइन शाफ्ट की स्पीड कितनी हो जाती है? 30,000 आरपीएम। अब इतनी ज्यादा स्पीड है और इलेक्ट्रिसिटी कितने इस पे फ्रीक्वेंसी पे प्रोड्यूस करना है? इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करनी है कितने फ्रीक्वेंसी पे जनरेट करनी है, ये पता है आप लोग को? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज को अगर आरपीएम में कन्वर्ट किया जाए तो कितना आरपीएम होगा? 50 हर्ट्ज को, हर्ट्ज क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर सेकंड को हर्ट्ज, रिवॉल्यूशन पर सेकंड उसको मिनट में कन्वर्ट कीजिए, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन सेकेंड को डिवाइड कीजिए 60 से, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो पावर यानी जो अल्टरनेटर शाफ्ट की जो स्पीड होगी, अगर 50 हर्ट्ज पे आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है एंड उस अल्टरनेटर में आपने 2 पोल लगा रखा है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, सिर्फ 2 ही पोल यूज किया है, तो आपको 3000 मैक्सिमम स्पीड हो सकती है अल्टरनेटर शाफ्ट की, जबकि टरबाइन शाफ्ट की स्पीड कितनी है? 30,000 आरपीएम। तो अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे तो अल्टरनेटर क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा।
है ना। तो आपको क्या करना है, टरबाइन शाफ्ट की स्पीड को रिड्यूस करके लाना है 3000 या उसके नीचे। ठीक है, तो 3000, अगर 3000 रखेंगे एंड 2 पोल रखेंगे, एक नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो उस वक्त हमें कितना चाहिए, सिंक्रोनस स्पीड जिसको बोला जाता है। तो सिंक्रोनाइजेशन स्पीड जो होती है वो इन दोनों यानी अल्टरनेटर के शाफ्ट एंड टरबाइन शाफ्ट को तभी कनेक्ट करना है जब जिस 50 यानी जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो 50 हर्ट्ज पे हो। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पोल्स अगर आप बोलेंगे कि सर हाइड्रो पावर प्लांट में तो 1000 आरपीएम मिलता है या 1400 या 1500 आरपीएम मिलता है टरबाइन शाफ्ट की, और 3000 आ रहा है, तो फिर नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा देते हो उसमें। नंबर ऑफ पोल्स आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो सिंक्रोनस स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है, लेकिन स्टीम टरबाइन के केस में होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो टरबाइन की स्पीड होती है वो लेस देन 3000 आरपीएम होती है, एंड स्टीम टरबाइन के केस में जो स्पीड आ रही है ये 30,000 आरपीएम आ रही है। अब इसको सिंक्रोनाइज करना है आपको अल्टरनेटर के यानी 50 हर्ट्ज पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। तो अगर मान लीजिए हमने अल्टरनेटर में 2 पोल यूज किया है तो 3000 आरपीएम मीन्स इसको घटा कर लाना है कहाँ तक, 3000 आरपीएम तक। तो वही यहाँ पे आपको जो ये दिया हुआ है, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग रोटर स्पीड। तो इस रोटर की स्पीड की, रोटर कहने का मतलब क्या है, टरबाइन के शाफ्ट की स्पीड को रिड्यूस करना है। तो कैसे रिड्यूस करेंगे, तो ये 3 मेथड है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग, प्रेशर कंपाउंडिंग, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। समझ में आया? हेलो, यस सर, ये पढ़ाइएगा सर वेलोसिटी कंपाउंड में। आते हैं वेलोसिटी कंपाउंडिंग में क्या होता है। देखिए यहाँ नोजल है, नोजल से स्टीम निकला, मूविंग ब्लेड पे हिट किया, मूविंग ब्लेड रोटेट होने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी अगर हम एक ही स्टेज में इसको करें। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ स्टेज में करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे आगे आप ब्लेड नहीं लगाए, एक नोजल एंड एक मूविंग ब्लेड आप यूज करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे स्पीड ऑलमोस्ट 30,000 आरपीएम हो जाएगी, शाफ्ट की स्पीड, टरबाइन शाफ्ट की स्पीड। तो आपको क्या करना है, उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, एक फिक्स ब्लेड यूज करेंगे, फिर मूविंग ब्लेड यूज करेंगे, फिर फिक्स ब्लेड। इस तरह से करते करते क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वेरिएशन क्या हो रहा है। नोजल में तो एक बार एक्सपैंड किया गया, तो नोजल का काम ही है कि प्रेशर को रिड्यूस कर देना, वेलोसिटी को इंक्रीज कर देना, है ना। तो नोजल ने क्या किया, स्टीम की वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया एंड प्रेशर को रिड्यूस करके कहाँ पे ले आया, बैक प्रेशर मींस कंडेंसर प्रेशर, बॉयलर प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर पे ला दिया। ठीक है, तो ये प्रेशर का ग्राफ है, इसके बाद प्रेशर कांस्टेंट है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये आपको वेलोसिटी का ग्राफ है, मींस दिखा रहा है कि नोजल में वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। अब देखो, जब ये स्टीम ब्लेड पे हिट करेगा मींस कुछ वर्क डन करेगा, तो उसकी एनर्जी वहां पे कंज्यूम हो जाएगी, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ स्टीम डिक्रीज होता हुआ दिखा रहा है मूविंग ब्लेड में। फिक्स ब्लेड का शेप इस तरह से होता है कि सिर्फ वो क्या करता है, स्टीम को डायरेक्ट करता है मूविंग ब्लेड पे, है ना। मीन्स वो कोई वर्क डन नहीं होता है, यहाँ पे कोई वर्क डन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ स्टीम कांस्टेंट रहेगी, या थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, आप थोड़ा स्लाइटली उसको नीचे दिखा सकते हो कि ड्यू टू फ्रिक्शन लॉसेस हो गया, थोड़ा वेलोसिटी रिड्यूस हो गया। लेकिन चलो यहाँ पे आइडियल कंडीशन मान रहा है कि फिक्स ब्लेड में कोई लॉसेस नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्टीम कांस्टेंट है। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट मूविंग ब्लेड पे वो स्टीम जाकर हिट करेगा। ठीक है, अगेन वहां पे उसकी एनर्जी कंज्यूम होगी क्योंकि वो वर्क डन प्रोड्यूस करेगा, एंड फिर वेलोसिटी, एंड इस तरह से फाइनली घटाते घटाते वेलोसिटी ऑफ स्टीम, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी को, वेलोसिटी ऑफ टरबाइन को रिड्यूस कर सकते हैं वेलोसिटी कंपाउंडिंग के थ्रू। यानी एक ही बार में एक ही अगर ब्लेड यहाँ पे यूज किए होते तो क्या होता, वेरी हाई स्पीड हो जाती, तो उसको हम वेलोसिटी कंपाउंडिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं, उसको रिड्यूस कर रहे हैं, वेलोसिटी धीरे धीरे रिड्यूस होगी एंड फाइनली जो शाफ्ट की स्पीड आएगी वो
आपके रेंज में आ जाएगा, जो भी डिजाइन का रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग उतना नंबर ऑफ यहाँ पे रोज बैठाएंगे, मीन्स जितना उनको रिड्यूस करना होगा स्पीड को। ठीक है, नेक्स्ट आपको है प्रेशर कंपाउंडिंग। प्रेशर कंपाउंडिंग में प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या है, नोजल है, उसका मूविंग ब्लेड है, फिर नोजल है, फिर मूविंग ब्लेड है। मीन्स यहाँ पे दूसरे तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है स्पीड को। नोजल से एक्सपैंड किया गया स्टीम को, स्टीम ने जाकर मूविंग ब्लेड पे हिट किया, तो नोजल में क्या हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, प्रेशर डिक्रीज हुआ। बट प्रेशर यहाँ पे एक ही बार में डिक्रीज नहीं किया जाएगा, प्रेशर क्या किया जाएगा, स्टेज वाइज डिक्रीज किया जाएगा। तो मूविंग ब्लेड में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, नोजल में प्रेशर रिड्यूस हुआ फर्स्ट स्टेज में, उसके बाद सेकेंड स्टेज में गया, फिर सेकेंड नोजल से पास हुआ और प्रेशर रिड्यूस हुआ। मींस एक ही बार प्रेशर रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, वेरी हाई स्पीड टरबाइन शाफ्ट की हो जाएगी। तो यहाँ पे धीरे धीरे प्रेशर को रिड्यूस किया जा रहा है एंड इस तरह से टरबाइन शाफ्ट की स्पीड को कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर कंपाउंडिंग में प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है एंड दोनों का कॉम्बिनेशन है प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग। इसके थ्रू भी जब आप वेलोसिटी को कंट्रोल करके टरबाइन स्पीड को रिड्यूस कर रहे हो, जब प्रेशर को रिड्यूस करके आप टरबाइन स्पीड को रिड्यूस कर रहे हो, तो दोनों को कंबाइन करके भी हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नोजल है, नोजल के बाद मूविंग ब्लेड है, फिक्स ब्लेड है, मूविंग ब्लेड है, फिर उसके बाद दूसरा रो स्टार्ट होगा, उसमें फिर आएगा नोजल, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड, फिर उसके बाद नोजल स्टार्ट होगा। मीन्स इस तरह से नंबर ऑफ रोज रहेंगे एंड इस तरह से हम वेलोसिटी ऑफ शाफ्ट जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ये ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं था। सिंपल इम्पल्स टरबाइन का मेन प्रिंसिपल देखिए कि इम्पल्स टरबाइन क्या होता है। इम्पल्स टरबाइन में देखिए ग्राफ से, इम्पल्स टरबाइन में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली बॉयलर प्रेशर जो है, यहाँ पे जो बॉयलर प्रेशर दिया है, बॉयलर प्रेशर से स्टीम को घटाकर कहाँ पे ला रहे हैं, कंडेंसर प्रेशर। डायरेक्टली ये डॉटेड लाइन जो दिखा रहा है, प्रेशर घट के कहाँ पे आ गया, कंडेंसर प्रेशर, एंड वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। मींस आउटलेट ऑफ नोजल पे मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्टीम है, उसके बाद स्टीम की जो वेलोसिटी है वो वर्क डन में कंज्यूम हो गया, क्योंकि वो ब्लेड के ऊपर कुछ वर्क डन करेगा, पावर प्रोड्यूस होगी एंड उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम जो एग्जिट होगी ब्लेड से वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इस तरह से है कि बॉयलर का मेन रहेगा, वहां से बॉयलर से जो स्टीम आएगी वो नोजल के थ्रू एक्सपैंड किया जाएगा, देन नोजल से जो स्टीम निकलेगी वो ये ब्लेड्स दिखाया है यहाँ पे, टरबाइन के ब्लेड्स है, टरबाइन ब्लेड पे हीट करेगा एंड देन स्टीम यहाँ से आउट हो जाएगा। इसको आप मल्टी स्टेज भी कर सकते हो, यहाँ पे फिर नंबर ऑफ रोज बैठा हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक स्टेज का सिंपल डायग्राम दिया है। ठीक है, सो इन प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ नोजल और सेट ऑफ नोजल। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है एक ही नोजल होगा, आप नंबर ऑफ नोजल भी फिट कर सकते हो। A rotor mounted on a shaft, one set of moving blade attached to rotor and casing. A simple impulse turbine is also called D-level turbine after name of its inventor. The D-level turbine है ये, this turbine is called simple impulse turbine since expansion of steam takes place in one set of nozzle. ठीक है, तो इसमें number of set of nozzle नहीं होता है। इम्पल्स टरबाइन में हम क्या करते हैं, एक ही बार नोजल से प्रेशर को बॉयलर प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर पे रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक बार और समझा दीजिए, नहीं समझ। कौन सा प्रिंसिपल और इम्पल्स टरबाइन का? देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल इतना ही है, आप क्या कीजिएगा सिंपल लैंग्वेज में समझिए। यहाँ पे क्या है,
वी यूज नोजल टू एक्सपैंड द स्टीम, है ना। एंड नोजल का क्या है वर्क, नोजल क्या करता है, इट रिड्यूस द प्रेशर ऑफ स्टीम फ्रॉम बॉयलर प्रेशर टू कंडेंसर प्रेशर इन वन स्टेज। ठीक है, एक ही स्टेज में क्या करेगा ये, प्रेशर को बॉयलर प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर पे रिड्यूस कर देगा। मींस मान लीजिए बॉयलर प्रेशर है जैसे सुपर क्रिटिकल बॉयलर, अभी हमने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ टरबाइन, तो मान लीजिए किसी का 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका प्रेशर है स्टीम का, एंड वहां से रिड्यूस करके सीधे बॉयलर प्रेशर पे आप करते हैं। बॉयलर प्रेशर हमने देखा था, ये कंडेंसर प्रेशर, कंडेंसर का फंक्शन हमने देखा था कि उसका जो प्रेशर होता है, अगर आप कंडेंसर यूज करते हो तो लेस देन एटमॉस्फेरिक भी मेंटेन कर सकते हो, उससे पावर आउटपुट ज्यादा मिलती है। तो एक ही बार क्या कर रहा है ये स्टीम, एक ही सेट ऑफ नोजल हम यूज कर रहे हैं, एक ही बार बॉयलर प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर तक प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। अब ये क्या होगा, इस नोजल का फंक्शन है कि ये प्रेशर को रिड्यूस करता है एंड वेलोसिटी ऑफ स्टीम को इंक्रीज करता है। प्रेशर रिड्यूस होगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। सिंपल फंडा है, आप बर्नौलीज थ्योरम जानते हो। बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है, बर्नौलीज थ्योरम बोलता है कि टोटल एनर्जी ऑफ जो भी फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर, ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी मींस इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं इतनी ज्यादा, इसका हाइट इनलेट एंड आउटलेट का हाइट डिफरेंस नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, मींस काइनेटिक एनर्जी अगर प्रेशर रिड्यूस हो रही है तो उसको कौन भरपाई करेगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, नोजल में प्रेशर एनर्जी कम हो रही है, प्रेशर एनर्जी रिड्यूस हो जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आउटलेट ऑफ नोजल पे क्या होगी, स्टीम की जो वेलोसिटी होगी वो वेरी हाई होगी। अब वेरी हाई स्पीड से स्टीम आकर कहाँ पे हिट करेगा, टरबाइन के ब्लेड पे। अब इस ब्लेड पे जब हिट करेगा तो ब्लेड पे इंपल्सिव फोर्स एक्ट होगा, एंड उस इंपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होगा, एक टॉर्क जनरेट होगा, एंड टॉर्क की वजह से टरबाइन का जो शाफ्ट है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस टरबाइन सिंपल impulse turbine since expansion of steam takes place in one set of nozzle, आगे और इसमें है। ठीक है, सो इन सिंपल स्टीम टरबाइन स्टीम कमिंग आउट थ्रू अ फिक्स नोजल, फिक्स नोजल से स्टीम बाहर निकलेगा एट वेरी हाई वेलोसिटी, स्ट्राइक द ब्लेड फिक्स्ड ऑन द पेरिफेरी ऑफ रोटर। तो मूविंग ब्लेड किसके ऊपर फिक्स होता है, मूविंग ब्लेड्स जो होते हैं वो शाफ्ट के ऊपर फिटेड होते हैं। ठीक है, तो ब्लेड पर आकर वेरी हाई वेलोसिटी से स्टीम स्ट्राइक करेगा। द ब्लेड चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो विदाउट चेंजिंग इट्स प्रेशर। उसमें प्रेशर अब चेंज नहीं होगा, प्रेशर जो स्टीम एक्सपैंड हो चुका है, ठीक है, उसका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ क्या होगा, ये डायरेक्शन ऑफ स्टीम चेंज करेगा, एंड उसकी वजह से क्या होगी, मोमेंटम चेंज होगा। एंड मोमेंटम चेंज होगा स्टीम का, तो मोमेंटम की वजह से क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ स्टीम इज इक्वल टू इम्पल्सिव फोर्स होगा, एंड उतना इम्पल्सिव फोर्स क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा ब्लेड के ऊपर। तो ब्लेड के ऊपर जब फोर्स अप्लाई होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा, एंड टॉर्क की वजह से टरबाइन का शाफ्ट रोटेट होने लगेगा, है ना। टॉर्क का इफेक्ट पता है ना, किसी भी बॉडी पे अगर टॉर्क लगाया जाए तो क्या इफेक्ट होता है, हेलो, रोटेशन रोटेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ब्लेड पे वेरी हाई स्पीड से आकर स्टीम स्ट्राइक कर रही है, एंड उसकी वजह से क्या हुआ, उसका जो मोमेंटम होगा स्टीम का, मोमेंटम चेंज होगा, एंड मोमेंटम चेंज होने की वजह से क्या होगा, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम आपने पढ़ा होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ इक्वल टू फोर्स। यस सर। ठीक है, रेट ऑफ, अच्छा बेटा रुकिए एक मिनट,
हाँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम जो है, टाइम को दूसरे साइड में ले आइए, तो फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स। तो इम्पल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है ना, तो चेंज इन मोमेंटम जो स्टीम की चेंज इन मोमेंटम होगी, उतना फोर्स क्या होगा, ब्लेड पे अप्लाई होगा पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. The impulse turbine consists basically of rotor mounted on the shaft, is free to rotate in set of bearing। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। अब आगे इसको ये मैं शेयर कर देता हूँ, आप लोग एक बार जस्ट स्टडी कर लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, ज्यादा टाइम बचा नहीं है। ये वेलोसिटी ट्रायंगल वगैरह आप लोग पढ़े हो ना उसमें, हाइड्रोलिक टरबाइन में सेम इसी टाइप का यहाँ पे भी वेलोसिटी ट्रायंगल होता है। लेकिन टरबाइन के बारे में यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, टरबाइन का न्यूमेरिकल नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए ये वेलोसिटी ट्रायंगल वगैरह का। टरबाइन के बारे में सिर्फ सिंपल इंफॉर्मेशन जो आप लोग पढ़े हुए हो उतना भी काफी है। ठीक है, तो ये मैं उसका डेरिवेशन वगैरह है। ओके, रिएक्शन टरबाइन। अब मेन ये देख लीजिए रिएक्शन टरबाइन में होता क्या है। इसको पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन बोला जाता है। पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन 50% रिएक्शन टरबाइन होती है। अब 50% रिएक्शन टरबाइन का मीनिंग क्या होता है? 50% रिएक्शन टरबाइन का मीनिंग होता है कि 50% जो टोटल फोर्स जो ब्लेड पे अप्लाई होगा, उसका 50% फोर्स किसकी वजह से होगा? ड्यू टू इम्पल्सिव फोर्स, यानी ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ स्टीम। एंड 50% रिएक्टिव फोर्स होगा। रिएक्टिव फोर्स क्या होता है? ड्यू टू चेंज इन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर ड्रॉप जो हो रहा है, प्रेशर जैसे जैसे ड्रॉप होता जाएगा तो ब्लेड के बोथ साइड में क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस आएगा, एंड उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है ना? So turbine in which steam pressure decrease gradually while expanding through the moving blade, fixed blade is known as reaction turbine। ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसको मैं शेयर कर देता हूँ, आप लोग इसको पढ़िएगा, और इसमें कुछ डाउट रहेगा तो इसको रिएक्शन टरबाइन को थोड़ा डिटेल में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और आज मैं देखता हूँ दोपहर में आप लोग का प्रैक्टिकल है। अभी नेक्स्ट क्लास में नहीं ले पाऊंगा, थोड़ा मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मैं 4 दिन से बीमार था, सेकेंड ईयर के लेक्चर भी मंडे से नहीं लिया हुआ अभी।